हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माँ स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों पर अपने क्लास 10th की पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करेंगे। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जाइए और हमसे लीजिए आप 30 सेकंड का समय, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इस साल क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको जाइए और शेयर करके इस वीडियो लेक्चर को आइए। फटाफट से इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए हमसे, क्योंकि देखिए, जो विद्यार्थी 470 प्लस जाना चाहते हैं वो इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए अवश्य आएंगे, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट किया गया है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो जाइए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, शेयर कीजिए। तो देखिए, आपने थंबनेल देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो चलिए हम बता देते हैं। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वो है बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। और इस वीडियो लेक्चर के 2 पार्ट आने वाले हैं। आज पहले पार्ट में आपको 25 प्रश्न कराए जाएंगे और फिर अगले पार्ट में आपको 25 प्रश्न कराए जाएंगे। तो चलिए, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, हम फटाफट से इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम बिना देर किए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आप लोग ध्यान कंसंट्रेट करके बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि अगर एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाने हैं तो एंड तक वीडियो तो भाई देखना ही पड़ेगा। तो अब देखिए, क्वेश्चन 1 से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, और ध्यान रखिएगा, चैप्टर का नाम जो है वो ये है नियंत्रण एवं समन्वय। ये बायोलॉजी का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, क्वेश्चन पहले में पूछा जा रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए है अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन बी है बृहस्रावी ग्रंथि से, सी है नलिका ग्रंथि से, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? बोलिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? दीजिए, आप जवाब दीजिए, बोलिए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से जो है स्रावित होता है। स्रावित होने का मतलब क्या कि निकलता है, ठीक है? बढ़िया है ना जी? चलिए, ठीक है। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। क्वेश्चन दूसरे में आपसे पूछा जा रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। बताइए, ऑप्शन ए है चीनी की कमी से, बी है आयोडीन की कमी से, सी है रक्त की कमी से, एंड डी है मोटापा से। बताइए, जो ग्वाइटर अथवा घेघा होता है वो कहाँ से पनपता है, कैसे पनपता है? बताइए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जवाब दीजिए इसका आप, बोलिए बोलिए। बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 2 का सही जवाब क्या होगा? बोलिए बोलिए। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयोडीन की कमी से। ग्वाइटर अथवा घेघा आयोडीन की कमी से होता है। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या तीसरे की ओर। देखिए, आपको क्वेश्चन 3 से पूछा जा रहा है कि थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से कहाँ होता है। मतलब जो थायरॉक्सिन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये कहाँ निकलता है? बताइए। ऑप्शन ए है थायराइड से, बी है यकृत से, सी है वृक्क से, डी है वृषण से। बताइए कहाँ से निकलता है?
बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बोलिए फटाफट से बताइए, बोलिए। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थायराइड से। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, वीडियो में एंड तक जरूर रहिएगा भाई, क्योंकि देखिए अगर अच्छे अंक लाना है तो आपको अच्छा प्रैक्टिस होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न पढ़िए। चौथे प्रश्न में दे रखा है मानव में डायलिसिस थैली है, बताइए। ऑप्शन ए में है नेफ्रॉन, बी में है न्यूरॉन, सी में है माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड डी है कोई नहीं, बताइए। बोलिए इसका सही जवाब क्या होगा। मानव की डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है, बताइए। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, बोलिए फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेफ्रॉन। मानव की डायलिसिस थैली कौन कहलाती है, तो नेफ्रॉन कहलाती है। इजी है। देखिए सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको भले ही लग रहा हो कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्न 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि भोजन का पचना, ध्यान दीजिएगा भाई इधर, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। ऑप्शन ए है उपचयन, बी है संयोजन, सी है अपचयन एंड डी है विस्थापन, बताइए। बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। बोलिए भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए फट से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में। चलिए ठीक है, फिर हम बता देते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपचयन अभिक्रिया। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, बताइए। ऑप्शन ए है एब्सिसिक अम्ल, बी है जिब्रेलिन्स, सी है एथिलाइन एंड डी है ऑक्सिन। ए भाई भागते काहे हैं आप, भागिए मत, एंड तक रहिए ना, एंड तक रहिए तो ही ना 400 प्लस जाइएगा, 450 470 प्लस जाइएगा। ऐसे भागने से थोड़े ना होता है, भागने से कुछ भी नहीं मिलता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बोलिए। बताइए तो देखिए जो फल बेचने वाले हैं वो इथिलाइन का प्रयोग करते हैं, जिसको एथिलीन कहा जाता है। फल पकाने के लिए आप देखे होंगे आपके घरों पर केला या आम या कोई भी फल पकाना होता है तो कार्बाइड लाया जाता है, और कार्बाइड में मिला होता है एथिलीन गैस। एथिलीन जो है ना वो फलों को पकाने में सहायक होता है, आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, एक बार बताइए तो ये सारे क्वेश्चन पता है आपको, लिखे तो यस सर लिखे तो कमेंट सेक्शन में। एक बार सारे क्वेश्चंस अगर आपको क्लियर हो गए हो तो यस सर लिखिए कमेंट में। फटाफट से यस सर लिखिए कमेंट में, हम आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7 को। देख क्वेश्चन 7 में है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। ए है ग्राही,
बी है प्रभावक, सी है उत्तरदायित्व एंड डी है बेचैनी। बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बोलिए। देखिए पेज का इको आ रहा होगा, घबराइएगा मत, कुछ काम चल रहा है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्राही। जो उद्दीपन का पहचान कराती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8वें की ओर। देखिए क्वेश्चन 8वें में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्राविक ग्रंथि दो प्रकार की होती है। बताइए। ए है अग्नाशय, बी है थायराइड, सी है पैराथायराइड एंड डी है पिट्यूटरी। बताइए। बताइए प्रश्न 8 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा। बोलिए। तो देखिए प्रश्न 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बोलिए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय जो है ये एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। चलिए फिर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की ओर। कौन सा क्वेश्चन है 9वां कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। बताइए। ऑप्शन ए है गोनेट्स, बी है पिट्यूटरी, सी है अग्नाशय एंड डी है एड्रिनल। बोलिए भाई इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल। ठीक है, वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है क्या, एड्रिनल। आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और समझ में आ भी रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10वें को। देखिए क्वेश्चन 10वें में आपसे पूछा जा रहा है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। बताइए। ऑप्शन ए है प्रकाश ग्राही, बी है घ्राण ग्राही, सी है श्रवण ग्राही एंड डी है स्पर्श ग्राही। बताइए इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। बोलिए। बोलिए फटाफट से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि जो जीवों में ध्वनि ग्रहण करने का संवेदी अंग होता है वो कहलाता है क्या, श्रवण ग्राही। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11वें को। देखिए क्वेश्चन 11वें में पूछा जा रहा है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। बताइए। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। बताइए। ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, बी है पीनियल ग्रंथि, सी है अधिवृक्क ग्रंथि एंड डी है नन ऑफ दिस। बोलिए फटाफट से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इस वीडियो पर कम से कम आप 25 लाइक जरूर करा दीजिएगा, क्योंकि आज हम अबाउट एक सप्ताह के बाद लाइव आए हैं, तो भाई इसका इज्जत जरूर रखिएगा। एटलीस्ट 25 लाइक कराइएगा तभी हम सेकेंड टाइम लाइव आने वाले हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो तभी आएगा जब आप 25 लाइक कराइएगा तब। खैर ठीक है, जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, और वीडियो में एंड तक जरूर रहिएगा, भागिएगा मत। देखिए प्रश्न 13वें में आपसे पूछा जा रहा है
कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं? बताइए। ऑप्शन ए है बढ़ते तने के अग्रभाग पर। ऑप्शन बी है बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। ऑप्शन सी है फ्लोएम की संवहनी नलियों पर। एंड डी है ए और बी दोनों पर। बताइए। बोलिए भाई, इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो पादप नियंत्रक उत्पन्न होता है ना, वो बढ़ते तने के अग्रभाग पर भी होता है। और कहाँ? तो बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर भी होता है। यानी कि इसका सही आंसर ए और बी दोनों है। कहने का मतलब ये है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ए और बी दोनों पर। चलिए ठीक है, फिर चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14वें को। देखिए, क्वेश्चन 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। मतलब वैसा फल जना में बिया नहीं होता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अनिषेचक फलन, अनिषेक फलन, बी अनिषेक अंडपी, सी अग्र प्रभाविकता, एंड डी इनमें से कोई नहीं। बोलिए, प्रश्न 14 का बोलिए सही जवाब क्या होगा? बताइए। बताइए, क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा कि वैसे फल जिनमें बीज नहीं होते हैं, इस क्रिया को बोला जाता है अग्र प्रभाविकता। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15 को। सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 15 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? बताइए। ऑप्शन ए है इंसुलिन, बी है थायरॉक्सिन, सी है एस्ट्रोजन, एंड डी है साइटोकाइनिन। इसके आंसर को निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कॉमन सेंस का, क्योंकि इसमें 3 ऐसे हार्मोन हैं जो मानव हार्मोन है, जंतु हार्मोन है, और एक पादप हार्मोन है। तो 15 का जवाब दीजिए तब तक आप। बोलिए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो साइटोकाइनिन है वो क्या है भाई? आपका पादप हार्मोन है। बाकी बात इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन, ये तीनों के तीनों जंतु हार्मोन है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन संख्या 17 को। क्वेश्चन 17 पे बढ़ने से पहले आपसे एक बार और रिक्वेस्ट कर लिया जाए कि अगर एक बार आपने लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जितने ज़्यादा फ्रेंड हो सके, जितने भी फ्रेंड्स हो सके, उनसे आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। बताइए। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है दोमिका, ऑप्शन बी है सिनेटिक दरार यानी कि सिनेप्स, ऑप्शन सी है एक्सॉन, एंड डी है आवेग। बताइए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन 17 है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को कहा जाता है सिनेप्स यानी कि सिनेटिक दरार। चलिए, आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। देखिए, क्वेश्चन 18 में पूछा गया कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किन किन चीज़ों के लिए उत्तरदायी है? बताइए। ऑप्शन ए है सोचने के लिए, बी है हृदय स्पंदन के लिए, सी है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, एंड डी है उपरोक्त सभी। क्या मारिएगा जवाब इसका?
देखिए ध्यान दीजिएगा, जो मस्तिष्क है ना वो उपरोक्त सभी के लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क काम सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन संख्या 19वें को। देखिए प्रश्न 19वें में पूछा गया है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। क्वेश्चन 19 में पूछा जा रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। बताइए। ऑप्शन ए है रासायनिक समन्वय, बी है तंत्रिका समन्वय, सी है उपयुक्त दोनों, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रश्न 19 का सही जवाब क्या होगा। देखिए प्रश्न 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न से जो समन्वय होता है, यानी कि उसमें मतलब जंतुओं में रासायनिक समन्वय भी होता है और तंत्रिका समन्वय भी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि उपयुक्त दोनों होगा। चलिए फिर बताइए क्वेश्चन संख्या 20। क्वेश्चन 20 में पूछा जा रहा है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, बोलिए। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, एंड डी है 4। बताइए। देखिए जो प्रश्न 20वां है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है उनका जो प्रकार होता है वो 3 होता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं वो 3 प्रकार की होती है। चलिए प्रश्न 21 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। ऑप्शन ए दिया है मेरुरज्जु में, बी दिया है मस्तिष्क में, सी है पेशी ऊतक में, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए। बताइए प्रश्न 21 का सही जवाब क्या होगा। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, बोलिए। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरुरज्जु में। ठीक है, आप भागिए मत। अब खूब से खूब 3 से 4 प्रश्न होंगे, सारे प्रश्न को इजीली आप देख लीजिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, अच्छे लेवल के प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन 22 में पूछा जा रहा है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। बताइए। ऑप्शन ए है जनन ग्रंथि, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है थायराइड ग्रंथि, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रश्न 22 का सही जवाब क्या होगा। बताइए क्वेश्चन 22 का सही जवाब क्या होगा। देखिए क्वेश्चन 22 जो है ना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही प्रधान नियंत्रक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 23वां है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। ऑप्शन ए है नलिका विहीन, बी है नलिका युक्त, सी है दोनों, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो देखिए जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो क्या होती है, नलिका विहीन होती है। देखिए क्वेश्चन 23 के बाद क्वेश्चन 25वां है, 24वां में स्प्रिंट हो गया है कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। बताइए। ऑप्शन ए है औटुवामनता, बी है औटु अल्पक्रियता, ऑप्शन डी है सी है मिक्सिडीमा, एंड डी है ये सभी।
देखिए प्रश्न 25 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ये सभी। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण जो है ऑटोअमनता, ऑटो अल्पक्रियता, ठीक है, मिक्सिडीमा, ये सारे के सारे रोग होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे बायोलॉजी के टर्म्स है। इन सारे टर्म्स को ढंग से याद कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपके लिए बहुत ही जल्द। बहुत ही एक खतरनाक सा वीडियो आने वाला है, वो सरप्राइज ही रहेगा। थोड़ा सा हाँ लंबा ज़रूर होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते रहेंगे हम लोग। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए स्वीट गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।